ओके, क्लास 12 ज्योग्राफी का हम लोग प्राथमिक क्रियाएं वाला लेसन कर रहे थे। उसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चा। अगर आप चाहते हो कि इसमें वैरायटी हो और आपको 100% सोल्यूशन आपके सब यहीं मिल जाए, तो भैया कुछ तो करो थोड़ा सा, ठीक है। वैसे भी पेपर की डेट आ गई है, जल्दी पेपर होने वाला है आपका 12th क्लास के बच्चों। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रोपण कृषि, ठीक है। अब देखिए रोपण कृषि में वो जो कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है कि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में उपनिवेशिक काल में कृषि के कुछ अन्य रूपों में शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो वृहत स्थानीय लोभामुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ने, केले व अनानास की पौध लगाई। देखिए रोपण कृषि में जो मेन फसलें है, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रोपण जो फसलें हैं वो देखिएगा। चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की जो ये पौध है, ये रोपण कृषि के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, लाभ ज्यादा होता है। और यूरोपीय जितने भी देश हैं, जितने भी जो ऐसे देश हैं जिनको यूरोप ने कब्जे में भी करा था, वहां पे भी ऐसी कृषियों की शुरुआत ज्यादा हुई और ऐसी कृषि प्रणालियां ज्यादा यूज करी गई। अब क्यों करी गई, देखिए इस कृषि की क्यों करी गई, क्योंकि इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश और उच्च प्रबंधन एवं तकनीक आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन में ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार का सुचारू रूप से जुड़ा रहते हैं। अब वो यहाँ पे क्या कहना है कि एक तो क्या होता है कि बड़े लेवल पर होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ना ज्यादा पूंजी लगती है, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होती है, उच्च लेवल का मैनेजमेंट होता है। जितनी भी साइंटिफिक जो भी तकनीक है उनको हम लोग यूज करते हैं, मेथड्स को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है चीज फसल भी ज्यादा आती है। एक ही चीज पे फोकस करा जाता है, एक चीज पे फोकस करा जाता है तो उसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। और ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके से इसमें काम मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट को भी बाजार से भी जुड़ जाता है, बागान भी जुड़ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेक्टर एक जगह एक ही चीज पर वर्क करते हैं ताकि वो बड़े लेवल पर उसको फैला सके। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही साथ रोजगार मिल जाता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको, ठीक है, की पौध लगाई। कोको मतलब एक कॉफी तरह की पौध, लाइक जैसे हम चाय है, कॉफी, कोको, ये भी एक पेय है, ठीक है, पीने की चीज। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में, श्रीलंका मतलब लंका मतलब वही है, ठीक है, चाय की बाग, मलेशिया में रबड़ की बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस पर नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों यानी कि जो डच के लोग थे, उनका एक अधिकार था। अब देखिए वो ये क्या कहना चाह रहा है कि जगह जगह जो लोग थे, जैसे फ्रांस ने तो अफ्रीका में कॉफी और कोको लगाए, ब्रिटेन में भारत और श्रीलंका में चाय के बाग लगाए, मलेशिया में रबड़ के लगाए गए, जो पश्चिमी द्वीप समूह थे वहां पे गन्ने और केले के लगाए, स्पेन ने अमेरिका वासियों और फिलीपींस से नारियल के और गन्ने के लगाए। इंडोनेशिया में गन्ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इंडोनेशिया में गन्ना उगाने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग थे वो कौन थे यहाँ पर, आपके हॉलैंड वासी जो डच लोग थे, ठीक है। अब ये क्या था, इसमें सीन क्या था, देखिए इसका सिनेरियो ये था कि कुछ कॉफी के बगान जिन्हें फेजड़ा कहा जाता है, पूछ सकता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, फेजड़ा किसे कहा जाता है, जो कॉफी के बगान है उनको। और ये जो कॉफी के बगान थे जिनको फेजड़ा कहा जाता था, वो किसके नियंत्रण में थे, वो यूरोप वासियों के नियंत्रण में थे। अगर वर्तमान में अधिकार बगानों का स्वामित्व देशों की सरकार और नागरिक के नियंत्रण में, अगर हम लोग बात करें तो कुछ प्राइवेटलिज्म हो गया, तो कुछ बड़े बड़े जो बगान मालिक है, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनके पैसे वाले लोग थे, उनके हाथों में भी है। और कुछ अगर हम बात करें तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथों में भी है। पहले किसके हाथ में थी, पहले जैसे हम लोग बात करें डच, फ्रांसीसी, मतलब जहां पर जिस देश पे जिस लोगों ने भारत के पश्चिमी देशों ने कब्जा कर लिया, उन्हीं के हाथों में होती थी। एक तरीके से हम देखा जाए तो ये पश्चिमी देशों की देन है, ठीक है, उपनिवेशों को। उपनिवेश कौन सा होते हैं, जब कोई बाहर वाला, मतलब जैसे कोई पश्चिमी देश या कोई भी बड़ा विकसित जो देश है, किसी दूसरे जो अल्प विकसित देश होता है उस पर कब्जा कर लेता है, जैसे हमारे ऊपर इंग्लैंड ने करा था, ब्रिटिश ने करा था, ठीक है, भारत के ऊपर। आगे हम लोग बात करते हैं, ओके जी। आगे हम लोग को कह रहा है वो आपसे कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। मध्य एशिया के अतिरिक्त, ठीक है जी, मध्य अक्षांश के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें मुख्य फसल गेहूं होती है, अन्य फसल मक्का, जौ, राई एवं जई बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश की अगर हम लोग बात करें, समझा देती हूँ बार बार, ग्लोब
ये सेंटर, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये मध्य अक्षांश, ठीक है। इस एरिया में अगर हम लोग बात करें तो इस एरिया में हमारा जो सारा पूरा एरिया है ये पाया जाता है, और इसमें जो मेन फसल होती है वो किस चीज की होती है, मक्का, जौ और राई की होती है, ठीक है। और ये बहुत बड़े लेवल पर करी जाती है, जैसे देखिएगा पिक्चर में आपको नजर आ रहा है बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो मशीनों के बिना ये नहीं हो सकता, बड़े लेवल पे काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके, इस प्रकार की कृषि, मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे बड़ी वाली, ठीक है, इस प्रकार की कृषि क्षेत्र यूरोपीय के स्टेपिस, बड़े मैदान है यूरोप के स्टेपिस, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के बेल्डिस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में करा जाता है। देखिए तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये पूरा हमारा जो भारत है, मैं सब समझाऊंगी आपको मैप वाला, ठीक है। और क्योंकि एक्चुअली अभी ना चीजें भी मेरे पास नहीं है, चीजें कहीं मैं कहीं हूँ, सामान कहीं है, अभी प्रॉपर वो चीजें भी नहीं है। दूसरा कि हाँ, तो अगर हम लोग बात करें तो यूरेशिया के, अर्जेंटीना के, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो जो सबसे बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है, वहां पर इस तरह की कृषि ही होती है, जितने बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है। इसमें एक और आ जाती है हमारी मिश्रित कृषि। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। मिश्रित कृषि क्या होती है, इस कृषि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जो बिल्कुल विकसित हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग में, दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग इस विस्तार में, ठीक है। अब देखिए कैसे वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी जो कृषि होती है ना वो बड़े बड़े एरिया में ज्यादा की जाती है, जो पूरी तरीके से विकसित होती है। कैसी कृषि, मिश्रित कृषि। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, इसमें बोई जानी फसलें गेहूं, जौ, राई, जौ, मक्का, चारे की फसलें एवं कंदमूल होते हैं। यानी कि ऐसी कृषि की बात करें तो उसका आकार बहुत नहीं होता है, मध्यम होता है। इसमें जो बोई जाने वाली फसलें गेहूं भी है, जौ भी है, राई भी है, मक्का भी है, और चारा जो जानवरों को दिया जाता है वो भी है, कंदमूल मतलब फल भी है, काफी तरह के फल भी पाए जाते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक। अगर मेन बात करें तो चारे की फसल मुख्य होती है। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें सहन महत्व होता है, समान मतलब इक्वालिटी होती है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकर आय के मुख्य स्रोत होते हैं। कुकर मतलब कुत्ता, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो शस्यवर्धन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बहुत सारे जानवर इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें फसल भी उगाई जा रही है, जानवरों का भी काम हो रहा है, जानवरों का जो भोजन है वो भी बन रहा है, और जो है एक तरीके से खेती भी हो रही है। विकसित कृषि यंत्र, इमारत, रासायनिक एवं वनस्पति खाद जो है, एक सेकेंड, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय क्षेत्र के साथ ही कृषकों को कुशलता युक्ता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। यानी कि अगर हम मिश्रित कृषि में बात करें तो कृषक जो है बहुत एक अच्छे लेवल के होते हैं, योग्य होते हैं, काबिल होते हैं, और पूंजी के जो है होती है वो अच्छी तरीके से, मतलब ज्यादा अच्छा मिलता है उनको, जो उनका जो मेहनताना कह सकते हैं ना, वो भी उनको काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि आप समझते होंगे, तो दूध वाला फॉर्म, जिसमें मैंने अमूल का एग्जाम्पल दिया था अभी लास्ट वीडियो में, ठीक है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशु के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार, मतलब डेयरी जो व्यवसाय है वो जो दूध, मतलब दूध लाइक अगर मतलब गाय, जैसे हम बात करते हैं भेड़, बकरी, और लाइक हम लोग बात कर लेते हैं भैंस, ठीक है, इस तरह के जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें अगर हम लोग बात करें, आगे चलते हैं। ओके, इसमें अगर हम लोग बात करें तो दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक होती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा का भी अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे पशुओं की जो है जांच रहती है, तब समय समय पर डॉक्टर्स उनको चेक करते रहते हैं, और जो भी उनको कमी होती है उसको पूरा करा जाता है, प्रॉपर उनका ध्यान जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब श्रम ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है। पशु को चराने, दूध निकालने के लिए भी वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। भाई प्रॉपर खाने के लिए भी जो देंगे लोगों का होना बहुत जरूरी, दूध निकालने के लिए होनी चाहिए। आजकल तो खैर दूध निकालने की मशीनें काफी आ गई हैं, तो फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। यानी कि जैसे अगर हम लोग फसलों की बात करें तो एक टाइम जोन ऐसा होता है कि उस वक्त ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक मतलब अगर हम लोग बात करें, फसल वाला पूरे साल भर काम करने की जरूरत नहीं होती है, पूरे साल आपको काम करने की जरूरत नहीं थी, बीच बीच में आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही हम इसकी बात करें तो आपको उसमें रेगुलर काम पे लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। मतलब डेयरी कृषि वहीं पर होगी जहाँ पे बड़े बड़े नगर या फिर इंडस्ट्रीज होंगी, जिससे कि ताजा दूध और जो अन्य जो डेयरी के उत्पादन होते हैं अच्छे बाजार और वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशिक्षकों का उपयोग, पौष्टिकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि इतनी जल्दी से चीजें दूध की जो बनी होती है वो खराब नहीं होती। और ये जो डेयरी जो उद्योग है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होंगी, जहाँ पे बड़े नगर होंगे, वहीं पर ज्यादा यूज होता है,
मतलब जल्दी विकसित होता है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट जो है जो सामान है वो मार्केट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करें, वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसमें बड़ा प्रदेश उनके पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तंजानिया। अगर हम लोग बात करें डेयरी कृषि के 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी यूरोप फर्स्ट है, दूसरा कनाडा और तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तंजानिया। ठीक है, अब भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपका, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। समझिएगा इसको क्या कहना चाहता है इस लाइन में। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपस्थ क्षेत्र में जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी ओके उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दक्षिणी कॉल्फेनिया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देखिए, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों के अच्छी गुणवत्ता वाला मदरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्के या किशमिश बनाए जाते हैं। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पादन होता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता तो होगा शराब अंगूर से बनती है, ठीक है, तो काले अंगूर, हरे अंगूर, अगर हम लोग बात करें, जैतून बात करें, नींबू बात करें, तो ये सारी की सारी फसल एक ही जगह पर होती है, मतलब एक ही जैसे क्षेत्र पे होती है, और उस क्षेत्र का नाम होता है क्या, उस क्षेत्र का नाम होता है भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र पे जो कृषि होती है उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो जितने भी खट्टे फल हैं उनकी कृषि की जाती है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। ओके, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। देखिए, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मृदा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्र जहां उच्च आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप भी इस कृषि में उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागर प्रदेश में अधिक विकसित है। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। साथ यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप पौधा होता, फूल होता है एक तरह का। ठीक है, ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि के नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म बाजार के मध्य की दूरी जो कि ट्रक रात भर में तय करता है, इसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। देखिए, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि कैसे कहते हैं। दूसरा, अगर पूछा जाए तो आपसे बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि। देखिए, ये ऐसी कृषि है, इसके अंदर क्या होता है आपको, ये कृषि जो है बहुत सारे देशों में करी जाती है। इस कृषि में बहुत हाई लेवल का जो हम लोग बोलते हैं बीज जो होते हैं, सिंचाई के लिए जो साधन होते हैं, जो खाद होती है, जो उर्वरक होते हैं, वो सारी चीजें यूज करी जाती हैं। और ये जो कृषि है, बाजार से जो ये जो एरिया होता है जहाँ पर खेती होती है, वो इतना दूर होता है कि उसको एक रात लगती है ट्रक में उस सामान को वहां से वहां बाजार तक पहुंचाने के लिए। इसको ट्रक कृषि भी कहा जाता है, यानी कि यातायात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि रात ही रात में इनको मार्केट तक वो सामान पहुंचाना होता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। मतलब एक तो उद्यान कृषि करी जाती है अमेरिका में, और एक कारखाना कृषि भी करी जाती है। इसे पशुधन में पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकर, मैंने बताया था कुत्ते, इन्हें बाड़े पे कारखानों में तैयार बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों की भी ध्यान रहता है। वो कह रहे इसके अलावा जो ये कृषि हो रही है, इसके अलावा ऐसी कृषि भी होती है जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, उनके सारी ट्रीटमेंट का, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उनके एरिया बांट दिए जाते हैं और एरिया के हिसाब से उन पे काम किया जाता है, उनको देखभाल की जाती है, उन पे वर्क किया जाता है। देखिए, बता रखी है आपको कुछ पिक्चर्स। ठीक है, लगे ट्रक कृषि का उदाहरण है ये वाला। ठीक है, एक ट्रक कृषि का उदाहरण है। चलिए जी, आगे चलते हैं। ओके, आगे वो ये कह रहा है कि सहकारी कृषि। देखिए, सहकारी कृषि जो है वो क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, देखिए, सहकारी कृषि वो कह रहा है
कि इस कृषक का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहयोगी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है। मतलब अपने आप ही अपनी मर्जी से एक संस्था बना लेते हैं, जिसको इसलिए इसको सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अंशुरण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। मतलब प्राइवेटलिज्म हो गया एक तरीके से, अपने आप ही एक ग्रुप बनाया, उसको चीजों को बेहतर करने के लिए, संसाधनों को बेहतर करने के लिए उस ग्रुप ने अपना काम करना शुरू कर दिया ताकि उससे उनका मुनाफा हो सके। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसके सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यावसायिक रूप से प्रयोग कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। देखिए जो डेनमार्क ऐसा देश है, वहाँ पे खेती में ज्यादा लोग मतलब लगे हुए होते हैं। पूरा का पूरा अगर डेनमार्क बात करें तो खेती में लगा हुआ है, और इसलिए इस कृषि का जो एक तरीके से जो मेन पॉइंट था, मेन जगह थी जहाँ पर ये कृषि होती है वो है डेनमार्क। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि ग्रुप, उसमें क्या होता है, उसमें सामूहिक कृषि में तो ग्रुप समूह एक तरह से बना। यहाँ पे क्या है कि अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए अपने आप ही एक संस्था बना ली थी, इसलिए सहकारी कृषि कहा गया। अब देखिए सामूहिक कृषि से मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज में सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार एवं संबोधित सेवीय संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ कृषि की दशा सुधारने में उत्पादन और वृद्धि का आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में काल खोज नाम से जाना जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था फर्स्ट टर्म में, ठीक है। ओके, कोल खगोज किसे कहा जाता है, ठीक है, समझिएगा कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, एक तो बहुत अच्छी खुशखबरी, जिन बच्चों के पेपर मतलब अब होंगे उनके उसी स्कूल में होंगे जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से दीजिएगा पेपर, तैयारी कीजिए आप जिसका जो सब्जेक्ट का पेपर है गया। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज मतलब पूरे समाज पर होता है। श्रम भी पूरा समाज करेगा, मुनाफा भी पूरा समाज उठाएगा। सुधारने में जितनी भी क्रियाएं होती है एक तरीके से पूरे के पूरे समाज से, अभी आपने देखा होगा मोदी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके से पूरे के पूरे समाज को ही आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ग्रुप में काम किया जाता है और सभी लोगों का फायदा होता है। और ये चीज कहाँ पर होती है, सोवियत संघ में ये इसका स्टार्ट हुआ था। सोवियत संघ जिसको आप रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। इसमें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, वह उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है, ठीक है। मतलब सरकार फिक्स कर देती है कि भैया इस रेट पे आपकी चीजों को खरीदा जाएगा, इस रेट पे आपको कोई चीजें बेची जाएंगी, और उसी तरीके से बाजार में इसका जो रेट है वो सब कुछ सरकार फिक्स कर देती है। और इससे क्या होता है कि उत्पादन भाड़े पर ली गई मशीनों का कृषक को कर चुकाना पड़ता है। जो भी वो चीजें अगर बाहर से मतलब पैसा मार्केट से उठाता भी है तो उसको एक तरीके से लोन, जो आपने देखा होगा जैसे हमारे मतलब भारत में भी होता है ना किसानों को लोन देना, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पे क्या रहता है कि किसानों के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे बाजार प्रणाली निर्धारित की जाती है कि इतने रुपए में आपको बीज मिलेंगे, इतने रुपए में आप इस फसल को बेच सकते हो, इतने रुपए में बाजार में मिलेगी। सब चीज फिक्स होती है, पूरी तरीके से प्लानिंग होती है हर तरीके से, किसके बीच में, सरकार और सदस्य पूरे समाज के बीच में। ओके। खनन, देखिए खनन मैंने आपको बताया था, खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई करना, खुदाई करके तेल वगैरह निकालना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्था देखी जा सकती है। जैसे ताम युग, कांस्य युग, तांबे वाला जो युग होता है, कांस्य युग मतलब कांसे के जो बर्तनों का ज्यादा यूज होता था, फिर लोहे का युग, लोहे का यूज ज्यादा होने लग गया। फिर प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है। मतलब अगर हम लोग आज बात करें तो जितना भी आपका धातु है उनको किस लेवल पे यूज नहीं करते। पहले क्या होता था, छोटे मोटे जैसे हम लोग औजार वजार बनाने के लिए यूज होता था। अब तो देखिए हर जगह, हर डिपार्टमेंट पे, हर इंडस्ट्री में आपके कोई ना कोई जो है आपका धातु का यूज होता ही है, ठीक है। तो खनन क्या होता है, एक होता है खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। ये खनन को खनन का सबसे सस्ता तरीका है, खनन का सबसे जो सस्ता तरीका है जिसमें सबसे कम लागत लगती है उसको विवृत कहा जाता है। इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों, अन्य उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च प्रतिशत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होते हैं। मतलब ऐसी जो कृषि होती है, देखिए विवृत का उदाहरण है ये रहा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये विवृत का उदाहरण है, ये कूपिक खनन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्क क्या है, समझिएगा इसको। यहाँ पे जो विवृत जो है, यहाँ पे है कि ऊपर जो हिस्सा है, यानी कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ऊपर हिस्से में हम लोगों ने खेती करी और खनन करा और वहां से जो उसके प्रोडक्ट हैं वो हमने निकाल लिए। लेकिन दूसरी तरफ कूप की जो है उसमें क्या है कि हमें बहुत ज्यादा डीप पे जाना है। देखिए बिल्कुल नीचे तक हमें यहाँ तक जाना है,
देखिएगा जरा, यहाँ तक जाना है, बहुत नीचे तक हम इसकी खुदाई करनी। लाइक अगर हम लोग बात करें समरसेल, ठीक है, कितना नीचे जाता है वो आपके घरों में होगा। इस तरीके से कूपिक जो खनन होता है उसमें काफी नीचे जाना पड़ता है। विवृत में जो ऊपर की सतह होती है वहीं पर बस खनन करते हैं और जो चीजें मिलती हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा फर्क दोनों के बीच में। तो भूमिगत समझ गए, कूप की खनन भी आप समझ गए होंगे। दोनों में विधि होती है, एक में बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, नीचे गहराइयों में, जैसे लाइक मैंने बताया आपको वो आपका समरसेल, ठीक है। और दूसरा है कि ऊपर वाले हिस्सों में ही हम लोगों ने उसको यूज कर दिया। ऊपर हिस्से में जितना भी आपका जो भी चीजें हमें मिल रही है वो हम लोगों ने कर दी। जो जितनी भी गहराई वाली जो खनन होता है, जो कूप की खनन होता है, देखिए वहां पे जो है ज्यादा खतरा होता है, दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है, लोगों के साथ हादसे भी ज्यादा होते हैं। और ऐसी जो खनन है ज्यादातर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में और एशिया में भी कुछ जगह है जहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये लेसन था आपका छोटा सा जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। खनन की विधियां इसमें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मैंने अभी बताया आपको खनन की विधियां दो थी, पहली एक विवृत थी, दूसरी कूप की थी। विवृत में ऊपरी हिस्से पर करी जाती है और जो कूप की है उसमें काफी गहराई पे जाके की जाती है। जो कूप की है उसमें इतने हादसे नहीं होते हैं, जो दुर्घटना है वो किसमें होती है, कूप की में होती है। सॉरी, विवृत में इतने हादसे नहीं होते, कूप की में ज्यादा दुर्घटनाएं होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे गहराई में जाके करी जाती है। ठीक है, तो पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली एग्जाम भी है कुछ बच्चों का आसपास ही, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेवल पे लेके भी चला रही हूँ मैप की। आप फिर मैं बोल रही हूँ आप चिंता नहीं करिएगा, पूरे मैप को डिफाइन कर दूंगी एक एक एरिया को पर्टिकुलर को। लेकिन पहले एक मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो हमारा थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो थ्योरी बनेगी, जो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका एक पोर्टल तैयार हो जाए 60-70 नंबर का। बाकी 30 नंबर पे हम लोग मैप जो वर्क है और जो मैप से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो पहले 70% पे मैं काम कर रही हूँ, देन 30% पे काम करूंगी। ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।